हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस क्लासरूम में। होपफुली यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं ममता शर्मा फिर से स्वागत कर रही हूँ आप लोगों का अपने इस क्लासरूम में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चल रहा है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ पार्ट मॉर्गेज वाले पार्ट तक। मॉर्गेज में हम लोगों ने सेक्शन 58 डील किया है, इसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज अ मॉर्गेज एंड काइंड्स ऑफ मॉर्गेज। ठीक है, तो हमने वहाँ 6 काइंड्स हमने पढ़े थे सेक्शन 58 के अंदर। एंड देन हमने उसके बाद पढ़ा सेक्शन 60, सेक्शन 59 हमने 58 के साथ पढ़ा, लेकिन सेक्शन 60 हमने पढ़ा और वहाँ हमने बात की थी राइट्स ऑफ मॉर्गेजर। राइट्स ऑफ मॉर्गेजर की जब हमने बात करी तो हमने फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट उसका जो पढ़ा काइंड हमने वो क्या पढ़ा था, सेक्शन 60 के अंदर जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा राइट टू रिडीम, यानी कि जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसको रिडीम कराने के क्या राइट्स होंगे मॉर्गेजर के। ये यहाँ तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया, जिसमें मैं आपको सेक्शन 60A भी कराया, 60B भी कराया। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखा है, प्रीवियस लेक्चर जो देखा है, उन लोगों को ये चीज़ पता होगी और अच्छे से समझ में आ भी क्या होगा कि क्या मैंने आप लोगों को डिस्कस कराया था। ठीक है, तो आप जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट की जा सकती है कि जाइए और जाके मेरे चैनल पे उस वीडियो को देखिए। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। ओके, चलिए, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन। देखिए, बात एक्चुअल में ये है कि जो मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ वो भी है क्या, राइट्स ऑफ मॉर्गेजर। टॉपिक वही चल रहा है हमारा, लेकिन हमने करा 60B तक। आज हम करेंगे सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 63, 63A एंड 64। तो ये 6 सेक्शन आज हमें डील करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप लोग मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मैं आप लोगों को जरूर जवाब दूंगी। ठीक है, तो चलिए बात कर रहे हैं हम सेक्शन 61 की। देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जो लोग बीएड से स्टडी करते हैं, जो लोग बीएड को रट लेते हैं ना, उन लोगों के साथ मुझे नहीं लगता कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो हमें क्या करना होता है, मेन फोकस जो हमें करना होता है, जो लोग अभी जुडिशरी की तैयारी स्पेशली कर रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना होता है, टिप्स पे लेने होते हैं अपना क्या बीएड। ठीक है, सेक्शंस आपको लर्न करने हैं, नो डाउट, क्योंकि कभी भी कोई भी सेक्शन पूछा जा सकता है। ये तो जुडिशरी का फंडा ही यही है कि आपको सेक्शन को याद करवाना है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट कि जो हमारे बीएड के अंदर जो लाइन दी हुई होती हैं, जो सबसेक्शन दिए हुए होते हैं, जो लैंग्वेज दी हुई होती है, उसको समझना जरूरी होता है। क्यों समझना जरूरी होता है? अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो आप खुद उसको इंटरप्रिटेट नहीं कर पाएंगे, आप खुद उसको नहीं लिख पाएंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर। ठीक है, तो आपको वो चीज़ करना जरूरी है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टडी करिए, नोट्स बनाइए अपने, लेकिन नोट्स बनाने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना होता है, बीएड एक्ट को ध्यान में रखना होता है। अगर आप लोग बीएड एक्ट को ध्यान में नहीं रखेंगे, बीएड सिर्फ स्टडी नहीं करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती आएगी। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बार काउंसिल का एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो एसजीएस का एग्जाम हो, चाहे वो जुडिशियल मतलब सेकेंड जुडिशरी का एग्जाम हो, चाहे वो लॉ के एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी कॉलेज के एग्जाम हो, कहीं पर भी बीएड से हटकर कोई चीज़ नहीं आती है। ठीक है, कहीं पर भी, चाहे वो आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखो, चाहे आप आईपीसी देखो, सीआरपीसी देखो, सीपीसी देखो, कॉन्ट्रैक्ट देखो, या कोई भी एक्ट आप देखो, चाहे आप टीपी देखो, चाहे आप कोई भी लोकल या माइनर एक्ट देखो, आपको मेन फोकस करना है बीएड एक्ट पे। अगर आपने फोकस कर रखा है तो आपको मैं इतना गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके हाथ से कोई क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको मेन फोकस करना है बीएड एक्ट के ऊपर। देखिए, बहुत सारी कोचिंग्स में जाते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत है, वो भी ठीक है अपनी जगह पे, आपको वहाँ से स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा कहते हैं ना फर्स्ट स्टेज पे जब चढ़ेगा तो उसे सिखाया नहीं जाएगा तो वो कैसे चढ़ पाएगा। उसी तरीके से वो लोग आपको सिखाते हैं। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार तैयारी में, उनको क्या होना चाहिए, अगर आपने एक बार भी एग्जाम दे दिया और एक बार भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, तो मैं आपसे कहूँगी अगर आप सेकेंड टाइम पढ़ने बैठ तो पहले अपना बीएड एक्ट को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हटके कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि आपसे ये तो नहीं कि वो कुछ भी बीएड से हटके कुछ भी पूछेंगे तो सेक्शन से ही ना, तो वो सब चीज़ें कहाँ से आएंगी, बीएड से, इसलिए वहाँ से करना जरूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो टॉपिक है हमारा, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि मॉर्गेजर के राइट्स की बातें कर रहे हैं, तो मॉर्गेजर के क्या क्या राइट होते हैं। उस बेचारे ने अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई थी, अब वो यही तो चाहेगा ना, या उन्होंने जो डील करी थी, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग कि अगर आपको मैं मॉर्गेज मनी वापस करूंगा तो आप मेरे को जो मेरी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है वो आप मुझे वापस करेंगे, ये बात हुई थी, है ना। तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को वापस करेंगे तो किस किस तरीके से करेंगे, तो पहला हमने पॉइंट देखा था सेक्शन 60 के अंदर।
कहाँ देखा था हमने? सेक्शन 60 के अंदर। वहाँ पे था रिडीम कराने का, क्या मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम कराना। तो रिडीम कराने के काइंड्स मैंने आपको बता दिया, उसके पास क्या क्या तरीके होते हैं, वो किस तरीके से रिडीम करा सकता है, वो उसका खुद का फंडा होता है। अब मान लीजिए कि मॉर्गेजर ने प्रॉपर्टी को रखा हुआ है और वो प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको उसने एक साथ, मान लीजिए एक मॉर्गेजर है, उसके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, एक से ज़्यादा उसके पास प्रॉपर्टी है, मॉर्गेजर के पास 1 और 2 प्रॉपर्टी है। दोनों प्रॉपर्टी को बी के पास मॉर्गेज रखा हुआ था, ए ने दोनों प्रॉपर्टी को बी के पास मॉर्गेज रखा हुआ था, तो वो अगर उस प्रॉपर्टी को रिडीम कराना चाहता है तो कैसे करा सकता है? तो यहाँ पे सेक्शन 61 निकालिएगा। सेक्शन 61 की लैंग्वेज क्या कहती है जरा देख लेते हैं। देखिए कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप अगर हेडिंग भी पढ़ लो ना, अगर आप उनकी हेडिंग भी याद कर लो तो आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको वहीं से वो सेक्शन लर्न हो जाता है। तो क्या कहता है सेक्शन 61? सेक्शन 61 कहता है राइट टू रिडीम सेपरेटली और साइमल्टेनियसली, यानी कि या तो आप उसे पृथकता या साथ साथ कैसे भी आप चाहे उसको क्या करा सकते हो, मोचन करा सकते हो। क्या होता है रिडीम की हिंदी क्या होती है? मोचन करा सकते हो। तो क्या कह रहा है सेक्शन 60 में कह रहा है राइट टू रिडीम सेपरेटली एंड साइमल्टेनियसली। ठीक है, यानी कि चाहे तो आप उसे सेपरेटली करा सकते हो, साइमल्टेनियसली करा सकते हो। तो बेरेट की अगर आप लैंग्वेज देखोगे तो कहता है अ मॉर्गेज हु हैज एग्जीक्यूटेड 2 और मोर मॉर्गेज इन फेवर ऑफ सेम मॉर्गेजी शैल इन द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू अ कॉन्ट्ररी। मतलब यह है कि अगर उन्होंने ए ने दो प्रॉपर्टी बी के पास, एक ही बंदे के पास, यानी कि एक ही इसका मॉर्गेज दिया, उसके पास दोनों प्रॉपर्टी को उसने क्या करा था? मॉर्गेज रख लिया था, और विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट। क्या किया इसने? विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट इसने क्या करा? प्रॉपर्टी को क्या कर दिया? मॉर्गेज कर दिया था। ठीक है, व्हेन द प्रिंसिपल मनी ऑफ एनी 2 और मोर ऑफ द मॉर्गेजी हैज बिकम ड्यू, बी एंटाइटल्ड टू रिडीम एनी वन सच प्रॉपर्टी मॉर्गेज सेपरेटली और एनी 2 मोर ऑफ सच मॉर्गेज टुगेदर। अब वो चाहे अब राइट किसका है? राइट की बात किसकी हो रही है? मॉर्गेजर की हो रही है। तो अब ए के पास राइट है क्योंकि उनके पास कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि वो एक साथ करेंगे या अलग अलग करेंगे। तो विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट, देखिए वर्ड याद रखिएगा, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट। अगर उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ पे क्या होगा? तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग डील होगा, फिर यहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे डील नहीं कर रखा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रखा है, तो क्या होगा? तो राइट होगा मॉर्गेजर का। अगर वो मॉर्गेज मनी को देता है जो उसके ऊपर ड्यू है, तो ड्यू मॉर्गेज मनी को देता है तो क्या करेगा? चाहे तो वो सेपरेटली उसको करा ले, चाहे वो साइमल्टेनियसली करा ले। ठीक है, चाहे तो उसे साथ साथ करा ले, चाहे उसे अलग अलग करा ले, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही बात करता है हमारा सेक्शन 61। होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकाई नहीं गई है, सीधी सीधी बात की गई है, राइट्स की बात की गई है। किसके राइट की बात की गई है? मॉर्गेजर के राइट की बात की गई है कि चाहे तो भैया तुम अपने आप को, अगर आपने कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर रखा है तो आप चाहो तो इसको सेपरेटली, चाहो तो इसको साइमल्टेनियसली, जैसा भी मन करे वैसे आप इसको रिडीम करा लो। इतनी बात की गई है सेक्शन 61 में। बात करते हैं सेक्शन 62 की। सेक्शन 62 की लैंग्वेज जरा खोल के देखिए बेरेट, क्योंकि देखिए मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपको बेरेट को पढ़ना है, बेरेट को सॉल्व करना है। तो आपको जब आप इस वीडियो को देखें तो आप अपने साथ बेरेट रखकर बैठे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बेरेट निकाल के रखें और उसको बाय सेक्शन जो मैं बोल रही हूँ उसको एक बार जो मेरा सुनने के बाद उस बेरेट को उठा के जब आप देखोगे तो आपको उस बेरेट की लैंग्वेज में वो चीज़ समझ में आ जाए, क्या मैम ने जो बोला था क्या वो राइट था या कुछ गड़बड़ है। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 62 डील करता है कि सेक्शन 62 कह रहा है कि राइट ऑफ यूसुफिक्टरी मॉर्गेजर। फर्स्टली यूसुफिक्टरी मॉर्गेजर कहाँ पढ़ा था हमने? DU, यानी कि 58 के D में, क्योंकि मैंने आपको उसके ट्रिक बताई थी, आपको याद है, तो कहाँ पढ़ा था हमने? DU। तो बात कर रहे हैं उसी D की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है ये? राइट ऑफ यूसुफिक्टरी मॉर्गेजर टू रिकवर पोजीशन। अब यानी क्या कह रहा है? राइट्स ऑफ यूसुफिक्टरी मॉर्गेजर
टू रिकवर पोजीशन। यानी कि क्या बात कर रहा है, जिस मॉर्गेजर ने मॉर्गेजी को यूसुफ फिक्री मतलब कि भोग बंधक के लिए, यानी कि भोग करने के लिए जो प्रॉपर्टी दी थी, उस कहा था कि आप इस प्रॉपर्टी को अपने पास रखो। कैसे दी होगी, डीड बना के दी होगी, इस प्रॉपर्टी का पोजीशन दिया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है, जब पोजीशन की बात की जाती है तो कहाँ आती है, यहाँ पे होती है। क्योंकि देखिए आप लोगों को ये चीज तो अच्छे से पता है ना कि मॉर्गेजर जब हम मॉर्गेज करते हैं तो क्या करते हैं, हम इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, है ना। हम जब पोजीशन देते हैं तो इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं, हित वहां पे ट्रांसफर करते हैं, ना कि ओनरशिप वहां पे ट्रांसफर करते हैं। तो ओनरशिप तो नहीं दी गई है ना, तो यहाँ पे क्या है, लेकिन यूसुफ फिक्री मॉर्गेज ऐसा मॉर्गेज है जहाँ पे ओनरशिप देते हुए भी ना दी गई होती हुई है, मतलब ना देते हुए भी एक तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनरशिप दे दी जाती है। कैसे, देखिए अगर आपके पास पोजीशन दे दिया, आपने सिर्फ प्रॉपर्टी पे ये तो नहीं करा कि आपने सिर्फ पेपर दिए, ऐसा तो नहीं किया था ना, आपने वहाँ पोजीशन दिया, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है। अब मान लीजिए कि उस प्रॉपर्टी पे क्या हो रहा है, कहीं से पेमेंट आ रहा है, उस प्रॉपर्टी पे ग्रोइंग क्रॉप्स आ रही हैं, क्रॉप्स को सेल करके उस प्रॉपर्टी से वो लिया जा रहा है, या उस प्रॉपर्टी पे कोई ऐसी फार्मिंग हो रही है जो कि क्या कर रही है, वहाँ से क्या आ रहा है, रेंट आ रहा है, या वहाँ से कोई आ रहा है, वहाँ से कोई ऐसा कोई कैश में या किसी चीज में कुछ चीज आ रहा है, रेंट आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो क्या होगा, वो वहाँ पे क्या कहलाएगा, यूसुफ फिक्री मॉर्गेज कहलाएगा। वहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से कहते हैं ना ऑस्टेंशिबल ट्रांसफर, जैसे मैंने आपको बताया था ऑस्टेंशिबल ओनर, उसी तरीके से यहाँ पे एक तरीके से ऑस्टेंशिबल ओनर बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसको बोला कि यूसुफ फिक्री आप उसका भोग करिए, और जब आपका जो मैंने आपसे पैसा लिया हुआ है, उधार जो मैंने आपसे मॉर्गेज मनी ली हुई है, जब उसका ड्यू हो जाएगा तो आप क्या करिएगा, वो प्रॉपर्टी को आप मेरे को दे दीजिएगा, मेरे पास पोजीशन रिकवर करा लूंगा मैं। तो जब पोजीशन वो रिकवर करा लेगा तभी तो ये इस सेक्शन की जरूरत पड़ी। सेक्शन 62 कहता है राइट ऑफ यूसुफ फिक्री मॉर्गेजर टू रिकवर पोजीशन, यानी कि अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, मैं तुम्हारा जो पैसा था तुमने इससे यूज कर लिया और बाकी का बच्चा मैं देने को तैयार हूँ, उन्होंने जो भी डील करी होगी उसके अकॉर्डिंग। अब आप करिए, क्या करिए, आप मेरा जो पोजीशन है वो आप मुझे वापस कर दीजिए। क्या करिए, आप वो जो पोजीशन है वो मुझे वापस कर दीजिए। तो यही बात करता है सेक्शन 62। चलिए बात करते हैं क्या है। In the case of usufructuary mortgage, the mortgagor has right to recover possession of the property. इतनी बात समझ में आई। टुगेदर विद द मॉर्गेज डीड, यानी कि वो रिकवर कर रहा है, पोजीशन वापस ले रहा है, और साथ में किसके, जो उसने डीड बना के दी थी ना, वो डीड भी उसे वापस चाहिए। एंड ऑल डॉक्यूमेंट, और सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वापस चाहिए। रिलेटेड टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यानी कि जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, विच आर इन पोजीशन इन पावर ऑफ द मॉर्गेज, जो किसकी पोजीशन और पावर में, किसकी शक्ति में और किसके पोजीशन में, किसके पावर में है, वो किसके में है, यानी कि मॉर्गेजी के पोजीशन में है। क्या कहता है, अब इसके पॉइंट्स टू पॉइंट्स याद रखिएगा। वेयर द मॉर्गेजी इज ऑथराइज्ड टू पे हिमसेल्फ द मॉर्गेज मनी फ्रॉम द रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी व्हेन सच मनी इज पेड। अगर वो मॉर्गेजर उस प्रॉपर्टी को, कौन सा, जो उसको पेमेंट करना था ना, फर्स्ट वाला पॉइंट कहता है अगर उसे जो पेमेंट करना था, अगर वो पेमेंट कर देता है तो मॉर्गेजी का राइट है कि वो जो पोजीशन उसने लिया हुआ है ना, वो उसको वापस कर दे। सेकेंड ठीक है, वेयर द मॉर्गेजी इज ऑथराइज्ड टू पे हिमसेल्फ, अगर मॉर्गेजी ऑथराइज्ड है पे हिमसेल्फ के लिए, फ्रॉम सच रेंट्स एंड प्रॉफिट और एनी पार्ट देयर ऑफ पार्ट ओनली मॉर्गेज मनी व्हेन द टर्म इफ एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मॉर्गेजी मनी हैज एक्सपायर्ड and the mortgagor pays or tenders or the mortgagor money or the balance thereof deposit in court as a herein after provide। अगर देखिए सेकंड पॉइंट कहता है, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कलावधि, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड था वो लैप्स हो जाने के बाद भी वो प्रॉपर्टी चल रही है, यानी कि लैप्स हो गया टाइम, जो उन्होंने क्या करा, एक टाइम बनाया हुआ था, वो टाइम अगर लैप्स हो जाता है तो क्या हो, तब भी अगर वो चल रहा है तो क्या होगा, वो जो प्रॉफिट आ रहा है ना उससे, उस प्रॉपर्टी से, वो कहाँ सबमिट किया जाएगा, वो कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। ये बात करता है पॉइंट नंबर 2। ठीक है, क्या बात करता है, ये बात करता है पॉइंट नंबर 2। जो भी उसके बाहर तक आ रहे हैं, बंधक आ रहे हैं, कोई भी अफसान और बंधक करता है, बंधक धन है उसका अतिशय बंधकदारों को दे दे या निवेदित करे, जैसा कि एतवार न्यायालय में निश्चित कर दे, यानी कोर्ट में उसका पेमेंट कर दे। तो ये बात करता है सेक्शन 62। तो हमने पढ़ा रिडीम तो कैसे करा सकता है, तो उसने बोला 61 कहता है कि सेपरेटली करा सकता है, साइमल्टेनियसली करा सकता है। अब उसने बोला अगर यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज है तो उसका रिकवर कर सकता है, पोजीशन को वापस ले सकता है, उसके पावर में अगर है तो वो उसको वापस ले सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 63। सेक्शन 63 की देखिए, अगर मैं बात कर रही हूँ, साथ में मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। टिक करके ये चीज याद रखिएगा कि सेक्शन 63 और सेक्शन 63 से एक क्वेश्चन, 63A से एक क्वेश्चन आना
मस्ट है, आएगा ही ये क्वेश्चन। तो क्या कहता है सेक्शन 63? सेक्शन 63 जो बात करता है वो करता है असेशन की बात। क्या कहता है? असेशन, यानी कि असेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए क्या कहता है ये कहता है असेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी। ठीक है, असेशन टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, क्या इसका मतलब? असेशन मतलब होता है अनुवृद्धि करना, यानी कि प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? अनुवृद्धि। अब क्या हो रहा है कि देखिए मान लीजिए कि इसने ये प्रॉपर्टी, ए ने एक प्रॉपर्टी दी हुई थी, इसको दी हुई थी, किसको? ए ने एक प्रॉपर्टी बी को, ए मॉर्गेजर है, बी हमारा मॉर्गेज है, इसको दी हुई थी। अब क्या होता है इस प्रॉपर्टी पे, इसमें क्या, इसकी प्रॉपर्टी पे क्या होता है? देखिए पहले जो होता था ना चकबंदी होती थी, या जो गाँव में आपने देखा होगा अक्सर प्रॉपर्टियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, अक्सर क्या हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी नदी के किनारे कोई प्रॉपर्टी है, तो कभी नदी सूख गई, तो नदी सूख गई तो प्रॉपर्टी आगे तक बढ़ गई, है ना, कहते हैं ना मेड़ आगे तक बढ़ा दी, तो प्रॉपर्टी पे अब प्रॉपर्टी की क्या हो गई? वैल्यू और बढ़ गई, प्रॉपर्टी आगे बढ़ गई। अब मान लीजिए कि नदी पानी आ गया, तो क्या हो गया? ये इसके यहाँ तक पानी यहाँ तक भी आ सकता है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। अब क्या होता है कि इस प्रॉपर्टी में कोई अनुवृद्धि हो गई। अनुवृद्धि मतलब कि क्या हुआ कि प्रॉपर्टी का क्या हुआ, जब यमुना नदी जो है वो सूख गई, और सूखने के बाद से प्रॉपर्टी को आगे तक बढ़ा लिया। तो अब जब ए अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम कराएगा, ए अपनी प्रॉपर्टी का जब मोचन कराएगा, तो क्या कहेगा कि देखिए ये तो एक नेचुरल प्रोसेस था, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी अपनी पूरी ही लेगा, है ना, इसमें बी का कुछ नहीं लेगा। अब मान लीजिए कि ए एक प्रॉपर्टी है, ए ने बी को मॉर्गेज रखी, और बी की प्रॉपर्टी, ए की प्रॉपर्टी में क्या होता है, बी क्या करता है? एक टैंक लगवा देता है। एक क्या करता है? टैंक लगवा देता है, पानी का या सीवर का, किसी का भी टैंक लगवा देता है। और वो टैंक अगर देख लीजिए अलग किया जा सकता है, अगर वो टैंक अलग किया जा सकता है ना, तो वो उसको अलग कर लेगा, तो ए के ऊपर ऑप्शन छोड़ देगा। अगर आप इस टैंक को अपनी प्रॉपर्टी के साथ लेना चाहते हो, तो जो पेमेंट है वो आप एक बी को कर दीजिए, बी को पेमेंट कर दीजिए, और इस एक टैंक को भी रख लीजिए। अगर वो टैंक उसने ऐसा बनवाया है जो प्रॉपर्टी को क्षति ना करते हुए, क्षति करने के बाद ही उसको सेपरेट किया जा सकता है, तो उस टैंक को हटाया जा नहीं सकता। तो अब भी ए का क्या राइट बनेगा कि आप इसका जो उसका खर्चे हुए हैं उसको दीजिए, और उसके बाद इस प्रॉपर्टी को वापस ले लीजिए। ठीक है, तो ये जो अनुवृद्धि की जाती है प्रॉपर्टी में, कुछ भी ऐसी वृद्धि कर दी जाती है, तो उसको क्या, उसका लेने का राइट किसका हो जाता है? ए का हो जाता है ना। अगर इन लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, अगर इसने इसकी परमिशन नहीं ली है, तब भी क्या होता है, तब भी यहाँ पे ए का ही राइट है, मतलब बी का ये राइट है कि आप ए को बताएं कि ये चीज़ मैंने इसलिए करवाई थी, और इस वजह से आपने ये प्रॉपर्टी को मैंने वो क्या किया, मैंने इस प्रॉपर्टी में अनुवृद्धि करी है, आप इसका पेमेंट कर दीजिए और इस प्रॉपर्टी को वापस ले लीजिए। यही बात करता है सेक्शन 63। सेक्शन 63 की लैंग्वेज देखिए, बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि, जहाँ की बंधकदार के कब्जे में ही बंधक संपत्ति में अनुवृद्धि बंधक चालू रहने के दौरान होती है, यानी कि where mortgage property in possession of mortgagee has during the continuance of mortgage receive any accession, अगर कोई अनुवृद्धि हो जाती है, the mortgagor upon redemption shall in the absence of a contract to contrary, यानी कि उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इस चीज़ का, be entitled as against the mortgagee to such accession, यानी कि ये किस चीज़ का एंटाइटल हो जाएगा, ये एंटाइटल हो जाएगा किसके अगेंस्ट में? बी के अगेंस्ट में एंटाइटल हो जाएगा। क्या कि ये जो इसमें अनुवृद्धि हुई है, ये जो अनुवृद्धि हुई है, ये इसके अगेंस्ट में ले ले, ये इसके अगेंस्ट में, यानी कि हर कंडीशन में। तो आप ये सोच लीजिए इसको लेनी तो है ही, किसको लेनी है? ए को लेनी है। उसे दे तो ना देगा वापस, उसे सेपरेट अगर किया तो बी ले जाए, लेकिन सेपरेट करने के बाद भी उनको क्या होता है कि आप हमें पे कर दीजिए, आप ये ले जाइए, हमारे किसी काम का तो है नहीं है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये होता है। अब क्या कहता है कि अंतरित स्वामित्व के आधार पर अर्जित अनुवृद्धि, यानी कि जो अंतरित है, जो ट्रांसफर है, जो मॉर्गेजर है, मॉर्गेजी है, उसके स्वामित्व के आधार पर अगर कोई अनुवृद्धि कहते हैं, जहाँ की ऐसी अनुवृद्धि बंधकदार के व्यय से अर्जित की गई है, यानी कि किसके व्यय से? ऑब्वियस सी बात है, अब मान लीजिए बी ने कोई व्यय करके ये टैंक बनवाया था, बी ने ये करके क्या बनवाया, सीवर का टैंक बनवाया था, उसका पैसा इसमें खर्च हुआ है, ठीक है, अगर अर्जित की गई है और मूल संपत्ति के अपाए हुए बिना, यानी कि जो मूल संपत्ति है, कौन सी? ये वाली जो मूल संपत्ति है, इसके खर्चे हुए बिना अगर वो प्रॉपर्टी को पृथक या अपृथक कब्जे उपभोग के योग्य है, वहाँ उस अनुवृद्धि के लिए वाक्षा करने वाला बंधक का अर्जित करने का व्यय बंधकदार होगा, बंधकदार को देगा। यानी कि अब इसको सेपरेट नहीं किया जा
सकता है और उसका उपयोग इसको करना ही पड़ेगा। तो ए क्या करेगा, पेमेंट करेगा किसको, बी को पेमेंट कर देगा और इस चीज को अपने पास ले लेगा। उसके बाद उन्होंने कहा जब उस संपत्ति से को नाश, समर्पण, विक्रय, वर्जित रखने के लिए अर्जन आवश्यक हो या ऐसी दशा में जब अर्जन बंधककर्ता की अनुमति से किया गया हो। अगर ये टैंक बनाना था और इसने इससे परमिशन ली थी, अगर बी ने यानी कि मॉर्गेजी ने मॉर्गेजर से परमिशन ली थी, अब तब अगर इसने इसको परमिशन देते हुए इसको ये परमिशन देते हुए ये किया था, तो क्या होता है, तो यहाँ पे बी ए को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा। बी को ना मॉर्गेजी को, और अपनी प्रॉपर्टी को वापस वो ले सकता है। देखिए उसे अर्जन के लिए उचित खर्चों को उन पर उसी दर से, किस दर से, जो इन लोगों का प्रिंसिपल मनी होती है, ठीक है, जो मूलधन पर दे है, यानी कि जो प्रिंसिपल डेप्ट है उस पर अगर देना है, या जहाँ की कोई ऐसी दर नियत नहीं है। अब मान लीजिए जो प्रिंसिपल मनी है उसको देनी थी, अब यहाँ पे अगर प्रिंसिपल मनी कोई ऐसा लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो कितना देना पड़ेगा उसे, प्रिंसिपल मनी का 9% देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, वहाँ अगर नहीं किए तो वहाँ 9% वार्षिक दर से ब्याज सहित मूलधन में जोड़कर देना पड़ेगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा, 9% देना पड़ेगा, प्लस किसमें जोड़ के देना, प्लस करके देना पड़ेगा जो उनका प्रिंसिपल मनी होगा। किसमें देना पड़ेगा, जो उनका प्रिंसिपल मनी होगा उसमें उसको देना पड़ेगा। इतनी बात आप लोगों को समझ गई। 9% याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर आता है, कितने परसेंट देना पड़ता है, 9%। सीपीसी में भी है एक जगह पे और यहाँ पे भी है, तो कितना देना पड़ेगा, 9% देना पड़ेगा उनको। कितना, किसमें जोड़कर, प्रिंसिपल जो मनी होगी उसमें जोड़कर उसको देना पड़ेगा। तो हर कंडीशन में क्या होगा, ए ही लेगा, यानी कि मॉर्गेजर को प्रॉपर्टी मिल तो जाएगी लेकिन उसे पेमेंट करना पड़ेगा किसको, मॉर्गेजी को। तो ये बात करता है सेक्शन 63। अब बात करते हैं सेक्शन 63A क्या कहता है। सेक्शन 63A ये इसी का भाई बंधु है, 63 का ही भाई है, तभी तो इसको ए के साथ जोड़ा गया है। तो इसमें कहता है सेक्शन 63A कहता है बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, सेक्शन 63A में इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्या कह रहा है सेक्शन 63A, जहां की बंधकदार के कब्जे में की बंधक संपत्ति में अभिवृद्धि बंधक के चालू रहने के दौरान की गई है। वही बात जो इसमें की गई थी, अगर प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हुई है और ड्यूरेशन में अगर कोई प्रॉपर्टी में क्या होता है, कोई अभिवृद्धि यानी इंप्रूवमेंट्स कर दिए जाते हैं और मोर्चे में बंधक करता तत्पति को संविदा न होने पर विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट अगर अभिवृद्धि का हकदार होगा और बंधक करता केवल उपधारा 2 में वो हम लोग को छोड़कर उसका खर्चा देने के लिए दायी ना होगा। सिर्फ क्या होगा यहाँ पे, अब अगर उसने इंप्रूवमेंट कर दिए तो 63A कहता है इसमें तो हर कंडीशन में क्या हो रहा है, मॉर्गेजर दायी हो रहा है किसके लिए, मॉर्गेजी को, कि आपको पेमेंट करना ही करना है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप पेमेंट करने की दायी नहीं हो क्योंकि आपने उसमें इंप्रूवमेंट्स किए हैं, है ना, उसने खुद कर दिए हैं। लेकिन सबसेक्शन 2 को छोड़कर, किसको छोड़कर, सबसेक्शन 2 कहता है, सबसेक्शन 2 को छोड़कर, सबसेक्शन 2 क्या कहता है उसकी लैंग्वेज देखिए। सबसेक्शन 2 कहता है जहां की कोई ऐसी अभिवृद्धि बंधकदार के खर्चे पर की गई थी, यानी कि ऐसा कोई इंप्रूवमेंट बंधकदार के खर्चे पर की गई थी और संपत्ति को नाश और क्षय से परिचित करने के लिए आवश्यक थी। यानी कि इसने क्या कहा, खर्चा भी किसने दिया, मॉर्गेजर ने खर्चा दिया हुआ है। तब दूसरी कंडीशन, अगर प्रॉपर्टी को कोई क्षति या नाश ना हो उसको बचाने के लिए या प्रतिभूति को अपर्याप्त होने से रोकने के लिए, जो उसकी सिक्योरिटी है उसको रोकने के लिए, या किसी लोक सेवा के लोक प्राधिकारी के विधिपूर्ण आदेश के अनुपालन में की गई थी, वहां तत्पर संविदा न हो तो बंधककर्ता दायी होगा कि अभिवृद्धि के उचित खर्चों को ऐसी दर से ब्याज सहित जो मूलधन पर दिए है। यानी कि वही बात कर रहा है, देखिए कुछ नहीं है इस लैंग्वेज, इसमें भी इन्होंने बताया कि अगर सबसेक्शन 2 को छोड़कर, यानी कि सबसेक्शन 2 कहता है अगर ऑलरेडी इसने पेमेंट कर दिया होगा, किसने, मॉर्गेजर ने पेमेंट किया है ना, विद द कंसेंट, तो इसे पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई ऐसा है कि जो पब्लिक ऑफिसर के अंडर में रहकर कार्य हुआ है, पब्लिक ऑफिसर के अंडर में रहकर कार्य हुआ है, तो उसको पेमेंट करना होगा, है ना, तो उसको पेमेंट करना होगा। अगर वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि इतनी दर से पेमेंट करना है तो उसके अकॉर्डिंग करेगा। अगर नहीं है तो वही बात कि 9% होगा, प्लस किस में जोड़ के देना पड़ेगा, उसे प्रिंसिपल मनी में उसे जोड़ के उसको देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, असेशन मीन्स होता है कि अनुवृत्ति खुद हो जा रही है या उसको इसलिए करना पड़ रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। लेकिन इंप्रूवमेंट्स की बात आती है तो इंप्रूवमेंट्स उसने अपने रहने के लिए वहाँ पे अपनी सुविधा के लिए कर रखा है।
अगर यहाँ पे उसने कर रखा है तो इसको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है मॉर्गेजर को। लेकिन अगर उसको पेमेंट करना है, अगर उसको पेमेंट करना है तो कब करना पड़ेगा? सबसेक्शन 2 में करना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 क्या कहते हैं? सबसेक्शन 2 में 3 बात बताई गई है। अगर वो मॉर्गेजर की कंसेंट से करता है तो उसे करना पड़ेगा। अगर वो नीड है, इतनी जरूरत है कि प्रॉपर्टी को क्षति हो सकती है, प्रॉपर्टी को कुछ हो सकता है, तब उसको देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी को उसने बचाया है ना मॉर्गेजी ने, तो इसलिए। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट कहता है, अगर किसी पब्लिक ऑफिसर या किसी के अंडर में रहकर कार्य करना जरूरी है, मान लीजिए कोई नगर निगम की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे करना जरूरी है, तब क्या होगा? इसको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट दिए गए। सेक्शन 2 में इनको छोड़कर इसको पेमेंट नहीं करना होगा। और बात वही है कि 9% देना पड़ेगा प्रिंसिपल मनी का, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है देने का तो। इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़े, सेक्शन 64 देखते हैं। सेक्शन 64 वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें से जो प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है जिस प्रॉपर्टी के अंदर आपने पट्टे वाली प्रॉपर्टी यानी कि लीज पे कोई प्रॉपर्टी थी और वो लीज वाली प्रॉपर्टी को आपने मॉर्गेज रख दिया। आप खुद उस प्रॉपर्टी में कब क्यों रह रहे हो? क्योंकि आपने उसको पट्टा लिया हुआ, यानी कि उसको लीज लिया हुआ एडीए से या कहीं से भी जहाँ आप रहते हो वहाँ के उससे आपने लीज पे लिया हुआ है। और उस प्रॉपर्टी को आपने क्या करा? आपने उस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज मनी में रख दिया। मॉर्गेज मनी लेने के लिए मॉर्गेज प्रॉपर्टी करवा दी। अगर उस प्रॉपर्टी में अगर लीज का रिन्यूअल हो जाता है, अगर उस प्रॉपर्टी में लीज का रिन्यूअल हो जाता है तो वो रिन्यूअल आपको ही वापस मिलेगा। यानी कि वो कौन, किसके अगेंस्ट में? बी के अगेंस्ट में। अब मान लीजिए ए ने ये प्रॉपर्टी थी, एक हाउस था जो रेंट पे दिया, जो मतलब क्या करा, इसमें ये ऑलरेडी लीज प्रॉपर्टी थी, लीज की प्रॉपर्टी थी, इसने मॉर्गेज रख दी। किसके पास रख दी भाई? बी के पास रख दी। अब ए ने लीज प्रॉपर्टी को मॉर्गेज प्रॉपर्टी कर दी, किसके पास कर दी? बी के पास कर दी। अब मान लीजिए ये जो लीज का टाइम होता है ना हर चीज का, वो टाइम पीरियड खत्म हुआ, इसने इसको क्या करा? रिन्यूअल कराया। इसने अगर इस प्रॉपर्टी को रिन्यूअल कराया तो अब ए इसके अगेंस्ट में लेने के लिए ये दायी होगा। इसको जो रिन्यूअल प्रॉपर्टी का जो पोजीशन होगा वो किसको मिलेगा? ए को ही वापस मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यही बात कहता है सेक्शन 64। सेक्शन 64 बंधक पट्टे का नवीकरण। अगर जहाँ की बंधक संपत्ति पट्टा है और बंधकदार उस पट्टे का नवीकरण अभिप्राप्त करता है, वह बंधककर्ता द्वारा तत्पत्ति को संविदा ना की गई हो तो मोचन पर नवीन पट्टे का फायदा किसे मिलेगा? उस बंधकदार को, यानी कि किसको? वही जो हमारा मॉर्गेजर है उसको ही मिलेगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था सेक्शन 61, सेक्शन 62, सेक्शन 63, 63A, 64। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। राइट्स ऑफ मॉर्गेजर आपको समझ में आ गए। राइट्स ऑफ रेडीम हमने पढ़ा प्रीवियस सेक्शन में, जहाँ हमने पढ़ा था सेक्शन 60, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा था तो मैंने आपको उसको सेपरेटली पढ़ाया। तो सेक्शन 60, 61, सेक्शन 60, 60A, 60B हमने वहाँ पढ़ा। फिर हमने राइट्स में आगे बढ़े तो हमने करा सेक्शन 61, 62, 63, 63A एंड 64। इतनी बात हमने करी। होपफुली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जैसा कि हमेशा बोलती हूँ, एंड ऑफ द टॉपिक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, सम्मान करना मत भूलिए। सम्मान दीजिए, सम्मान लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।